गुलदस्ता से आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास पथेर दावी का हिंदी रूपांतर पथ के दावेदार धारावाहिक के रूप में। आइए आज सुनते हैं इसका अगला भाग। भारती बोली, होटल में डॉक्टर साहब के कमरे में आपके लिए बिस्तर ठीक करने को कह आई हूँ। शायद व्यवस्था हो गई हो। वहां मुझे कौन ले जाएगा मुझे तो पता नहीं। मैं चलती हूँ। चलिए, कहकर अपूर्व उठ खड़ा हुआ। फिर कुछ संकोच के साथ बोला, लेकिन तकिया और बिछौने चादर लेता जाऊंगा। दूसरे के बिछौने पर मैं सो नहीं पाऊंगा। ये कहकर बिछौना उठाने जा रहा था कि भारती ने रोक दिया। इतनी देर के बाद उसका गंभीर चेहरा हंसी से खिल उठा, लेकिन उसे छिपाने के लिए मुंह फेर कर धीरे से बोली, ये भी तो दूसरे का ही बिछौना है अपूर्व बाबू। इस पर बैठने में आपको घृणा का अनुभव न होता हो तो भारी आश्चर्य है, लेकिन अगर ऐसी ही हो तो आपको होटल में सोने की जरूरत क्या है? आप यहीं सोइए। लेकिन आप कहाँ सोएंगी? आपको कष्ट होगा। भारती बोली, नहीं। फिर उंगली से दिखाकर कहा, उस छोटे से कमरे में कुछ बिछाकर मैं अच्छी तरह सो सकूंगी। काठ के फर्श पर हाथ को ही तकिया बनाकर तिवारी के साथ कितनी ही रातें बितानी पड़ी थी। 1 महीने पहले की बात याद करके अपूर्व बोला, एक रात मैंने भी देखा था। भारती ने हंसते हुए कहा, तो आपको याद है? आज उसी तरह फिर देख लेना। तब तो तिवारी बहुत बीमार था, लेकिन अब लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे क्या? दूसरों के बारे में व्यर्थ की कुछ सोचने का छोटा मन यहाँ किसी का नहीं है। लेकिन नीचे की बेंच पर भी तो मैं सो सकता हूँ। भारती बोली, तब जब मैं सोने दूं। इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए अस्पृश्य हूं, इसलिए आपसे मुझे कोई हानि पहुंच सकती है, ये भय नहीं है। अपूर्व आवेग से बोला, मुझसे आपका कभी अकल्याण हो सकता है, ये भय मुझे भी नहीं है। किसी को अस्पृश्य कहने से मुझे सबसे अधिक पीड़ा होती है। अस्पृश्य शब्द में घृणा का भाव है, लेकिन आपसे तो घृणा नहीं करता। हम लोगों की जाति अलग है, इसलिए आपका छुआ मैं खा नहीं सकता। लेकिन इसका कारण क्या घृणा है? ये झूठ है। इसके लिए आप मन ही मन मुझसे घृणा करती हैं। उस दिन भोर में ही मुझे अथाह सागर में डालकर जब आप चली आई, उस समय की आपकी मुखाकृति मुझे आज भी याद है। उसे मैं जीवन भर न भूल सकूंगा। सब कुछ चाहे भूल जाएं, लेकिन मेरा ये अपराध न भूलिएगा, कभी नहीं। मेरी उस मुखाकृति में क्या भावना थी? घृणा? अवश्य ही। भारती हंस पड़ी, बोली, अर्थात मनुष्य का मन समझने की बुद्धि आपकी अत्यंत तीक्ष्ण है या नहीं? लेकिन अब जरूरत नहीं है, आप सो जाइए। मुझे तो रात को जगने का अभ्यास है, लेकिन आप और अधिक जगेंगे तो मुझे भुगतना होगा। कहकर वो पास की कोठरी में चली गई। भारती चली गई, लेकिन अपूर्व की आंखों में नींद की छाया तक न थी। कमरे के एक कोने में टंगी हुई बत्ती टिमटिमा रही थी। बाहर रात का अंधकार छाया हुआ था। उसका संपूर्ण शरीर मानो रोम रोम में यह अनुभव करने लगा कि कमरे में इस बिस्तर पर, इस नीरव रात में, इसी प्रकार चुपचाप सो रहने की तरह सुंदर वस्तु तीनों लोक में नहीं है। प्रातःकाल उसकी नींद भारती के पुकारने पर टूटी। आंखें खोलते ही उसने देखा वो उसके पैरों के पास खड़ी है। उठिए, क्या ऑफिस नहीं जाना है? जाना तो है। देख रहा हूं आप नहा भी चुकी हैं। आपको भी सारे काम जल्दी निपटा लेने चाहिए। कल अतिथि सत्कार में काफी त्रुटि हुई। आज हमारी प्रेसिडेंट का आदेश है कि आपको अच्छी तरह खिलाए पिलाए बिना किसी भी तरह से न जाने दिया जाए। अपूर्व ने कहा, कल वाली स्त्री बच गई। उसे अस्पताल भेज दिया गया। बचने की आशा तो है। उस स्त्री को अपूर्व ने कभी देखा नहीं था, फिर भी उसके कुशल समाचार से उसने बड़ी राहत महसूस की। आज किसी का कोई भी अकल्याण मानो वो सह नहीं सकेगा, उसे ऐसा महसूस हुआ।
स्नान, संध्या पूजा आदि समाप्त करके कपड़े पहनकर तैयार होकर जब वो ऊपर पहुंचा तो लगभग 9 बज चुके थे। इसी बीच चौका ठीक करके सरकार जी भोजन रख गए। अपूर्व ने आसन पर बैठकर पूछा, आपके प्रेसिडेंट से तो मेरी भेंट नहीं हुई, क्या उनके अतिथि सत्कार की यही रीति है? आपके जाने से पहले भेंट हो जाएगी। आपके साथ उनको शायद कुछ जरूरी काम भी है। और डॉक्टर साहब जो मुझे बुलाकर लाए हैं, शायद अभी बिछौने पर ही पड़े हैं। बिछौने पर लेटने का उन्हें समय ही नहीं मिला। अभी अभी अस्पताल से आए हैं। सोने न सोने किसी का भी उनके निकट कोई मूल्य नहीं है। अपूर्व ने पूछा, इससे क्या वो बीमार नहीं पड़ते? मैंने तो देखा नहीं। लगता है सुख दुख दोनों ही उनसे हार मानकर भाग गए हैं। सामान्य मनुष्य के साथ उनकी तुलना नहीं की जा सकती। उनके प्रति आप सब लोगों की अपार श्रद्धा है। श्रद्धा है। श्रद्धा तो अनेक लोगों को अनेक चीजों पर होती है। कहते कहते उसका कंठ स्वर अचानक भारी हो उठा। बोली, उनके जाते समय जी चाहता है कि रास्ते की धूल पर लेटी रहूं। वो छाती के ऊपर पैर रखकर चले जाएं। आशा होती है, लेकिन आशा कभी पूरी नहीं होती अपूर्व बाबू। ये कहकर उसने मुंह फेरकर झटपट आंखों के दोनों कोने पोंछ डाले। अपूर्व ने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप भोजन करने लगा। उसे बार बार याद आने लगा कि सुमित्रा और भारती के समान इतनी पढ़ी लिखी और बुद्धिमती नारियों के हृदय में जिस व्यक्ति ने इतनी ऊंचाई पर सिंहासन बना लिया है, भगवान ने उसे किस धातु का बनाकर इस संसार में भेजा है। उसके द्वारा वो कौन सा असाधारण कार्य संपन्न कराएंगे। ऑफिस के कपड़े पहनकर तैयार होकर उसने कहा, चलिए डॉक्टर साहब से भेंट कराएं। चलिए, उन्होंने आपको बुलाया भी है। सरकार जी के जीर्ण शीर्ण होटल के एक बहुत ही भीतरी कमरे में डॉक्टर साहब रहते हैं। रोशनी नहीं है, हवा नहीं है। आसपास गंदा पानी जमा हो जाने से बदबू फैल रही है। अत्यंत पुराने तख्तों पर पैर रखने से लगता है कि कहीं टूटकर गिर न पड़े। ऐसे ही एक गंदे तथा भद्दे कमरे में रास्ता दिखाती हुई भारती उसे ले गई तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उस कमरे में पहुंचकर कुछ देर तक तो अपूर्व को कुछ दिखाई ही नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने स्वागत करते हुए कहा, आइए अपूर्व बाबू। ओह, कैसा भयानक कमरा आपने ढूंढ निकाला है डॉक्टर साहब। लेकिन कितना सस्ता है। 10 आने महीना किराया है बस। अधिक है, बहुत अधिक है। 10 पैसे ही उचित होगा। डॉक्टर साहब बोले, हम दुखी लोग किस तरह रहते हैं आपको आंखों से देखना चाहिए। बहुतों के लिए तो यही राजमहल है। तब तो भगवान मुझे महल से वंचित ही रखें। सुना है कल रात आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। क्षमा कीजिएगा। क्षमा तभी करूंगा जब आप ये कमरा छोड़ देंगे, इससे पहले नहीं। डॉक्टर हंस पड़े, बोले, अच्छा, ऐसा ही होगा। अब तक अपूर्व ने देखा नहीं था। उसे एक मोड़े पर बैठी सुमित्रा को देखकर आश्चर्य हुआ। आप यहां हैं? मुझे क्षमा करें, मैंने आपको देखा नहीं था। अपराध आपका नहीं, अंधकार का है अपूर्व बाबू। अपूर्व ने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, आज आपका पहनावा कैसा है? क्या कहीं बाहर जा रहे हैं? डॉक्टर ने सिर पर पगड़ी, बदन पर लंबा कोट, ढीला पजामा, पैरों में रावलपिंडी का नागौरी जूता, सामने चमड़े में बंधे कई गट्ठर थे। बोले, मैं तो अब जा रहा हूं अपूर्व बाबू। ये सभी लोग रहेंगे। आपको देखभाल करनी होगी। इससे अधिक आपको कुछ कहना मुझे आवश्यक नहीं जान पड़ता। अपूर्व घबरा कर बोला, अचानक कैसे जा रहे हैं? कहाँ जाना है? डॉक्टर ने शांत स्वाभाविक स्वर में कहा, हम लोगों के शब्दकोश में क्या अचानक शब्द होता है अपूर्व बाबू? मामों के रास्ते में जाना है, उसके भी और उत्तर में।
कुछ सच्ची जरी का माल है, सिपाही अच्छे दाम में खरीद लेते हैं। ये कहकर वो हंस पड़े। सुमित्रा बोल उठी, उन लोगों को पेशावर से एकदम हटकर मामू लाया गया है। तुम जानते हो उन लोगों पर कैसी बुरी निगरानी रहती है। तुमको बहुत से लोग पहचानते हैं। ये मत सोच लेना कि सबकी आंखों में धूल झोंक सकोगे। इधर कुछ दिनों तक न जाने से क्या काम नहीं चलेगा। अंतिम वाक्य कहते समय उसका स्वर कुछ विचित्र सा सुनाई पड़ा। डॉक्टर ने कहा, तुम तो जानती हो कि न जाने से काम नहीं चलेगा। सुमित्रा ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन क्षण भर में अपूर्व सारी घटना समझ गया। उसके समूचे शरीर में आग सी जलने लगी। किसी प्रकार पूछ बैठा, मान लीजिए यदि उनमें से कोई पहचान ही ले, यदि पकड़ ले। डॉक्टर बोले, संभव है, पकड़ लेने पर फांसी दे देंगे, लेकिन अब 10 बजे की ट्रेन छूटने में देर नहीं है। अपूर्व बाबू, मैं जा रहा हूं। ये कहकर उन्होंने फीते से बंधे बहुत बड़े पुलिंदे को बड़ी आसानी से पीठ पर रखा और चमड़े का बैग हाथ में उठा लिया। अभी तक भारती ने एक शब्द भी नहीं कहा था। बिना कुछ बोले पैरों में गिरकर प्रणाम कर लिया। सुमित्रा ने भी प्रणाम किया, पैरों के पास नहीं, एकदम पैरों के ऊपर गिरकर। डॉक्टर ने कमरे के बाहर आकर अपूर्व के हाथ को पिछली रात की तरह अपनी मुट्ठी में भींच कर कहा, मैं अब जा रहा हूं अपूर्व बाबू, मैं ही सब्यसाची हूं। अपूर्व का चेहरा एकदम सूख गया। गले से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन आंखों के पलकों से गिरते गिरते उसके पैरों के पास स्त्रियों की तरह धरती पर गिरकर प्रणाम किया। डॉक्टर ने उसके सिर पर हाथ रखा और दूसरा हाथ भारती के सिर पर रखकर धीमे स्वर में क्या कहा सुनाई नहीं दिया। फिर वो तेजी से बाहर निकल गए। भारती और अपूर्व दोनों ने पीछे की ओर के बंद दरवाजे की ओर मुड़कर देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। दोनों चुपचाप होटल से बाहर आने लगे तो भारती ने कहा, चलिए अपूर्व बाबू, अब हम लोग अपने कमरे में चले। लेकिन मेरा तो ऑफिस का समय। रविवार को भी ऑफिस? रविवार? ये बात है। अपूर्व प्रसन्न होकर बोला, ये बात सवेरे याद आ जाती तो नहाने खाने के लिए इतना घबराने की जरूरत ही न पड़ती। आपको इतनी बातें याद रहती हैं, लेकिन इस बात को भूल गई। ऐसा ही हुआ है, लेकिन कल रात को आपका निराहार रहना मैं नहीं भूली। अपूर्व बोला, देर करने के लिए अब समय नहीं है। बेचारा तिवारी परेशान हो रहा होगा। ती बोली, नहीं हो रहा। आपके जागने से पहले ही उसे आपकी कुशलता की सूचना मिल चुकी है। उसे क्या पता कि मैं यहां हूं? पता है, मैंने आदमी भेज दिया था। ये सुनकर अपूर्व के मन से भारी बोझ उतर गया। तिवारी और जो कुछ भी क्यों न करे, लेकिन भारती के मुंह से निकली बात पर मर जाने की स्थिति में भी अविश्वास नहीं करेगा। प्रसन्न होकर अपूर्व बोला, आपकी नजर चारों ओर रहती है। घर पर भाभी को भी देखा है, माँ को भी देखा है, लेकिन हर ओर जिसकी दृष्टि रहे ऐसा कोई नहीं देखा। सच कहता हूं, आप जिस घर की स्वामिनी होंगी, उस घर के लोग आंखें मूंद कर दिन बिताएंगे। कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। भारती के चेहरे पर बिजली सी दौड़ गई। अपूर्व ने इसे नहीं देखा, वो पीछे पीछे आ रहा था। इस पराये देश में आप न होती तो मेरी क्या दशा होती बताइए तो? सब कुछ चोरी हो जाता, शायद तिवारी कमरे में ही मर जाता। ब्राह्मण के लड़के को डोम मेहतर खींच कर उठाते। मैं भी क्या रह पाता, नौकरी छोड़कर शायद चला जाना पड़ता। उसके बाद वही स्थिति, भाभियों की गर्जना और मां के आंखों के आंसू। आप ही तो सब कुछ हैं, सब कुछ बचा दिया आपने। फिर भी आपने आते ही मेरे साथ झगड़ा मचा दिया था। अपूर्व लज्जित होकर बोला, सारा दोष तिवारी का ही है, लेकिन मां ये सुनकर आपको कितना आशीर्वाद देंगी आप नहीं जानती। कैसे जानूं?
माँ के आने पर उन्हीं के मुंह से तो सुन पाऊंगी। माँ आएंगी इस बर्मा में? ये अब क्या कह रही हैं? भारती ने बल देकर कहा, क्यों नहीं आएंगी? कितनों की ही माएँ आए दिन आ रही हैं। यहाँ आने से क्या किसी की जाति चली जाती है? अपूर्व जाकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। भारती बोली, भाभियां माँ की अच्छी तरह सेवा नहीं करती। आपको बहुत दिनों तक विदेश में नौकरी करके रहना पड़े तो उनकी सेवा कौन करेगा? माँ कहती हैं छोटी दुल्हन उनकी सेवा करेगी। भारती बोली, अगर वो भी सेवा न कर सके तो? आप रहेंगे विदेश में, बड़ी बहुओं की देखा देखी यदि वो भी उनकी तरह माँ की सेवा न करके उन्हें कष्ट देने लगे तो क्या कीजिएगा? अपूर्व भयभीत होकर बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुलीन ब्राह्मण वंश से आकर किसी प्रकार भी वो मेरी माँ को कष्ट नहीं देंगी। कुलीन ब्राह्मण वंश? भारती मुस्कुरा कर बोली, अब रहने दीजिए। अगर जरूरत पड़ी तो वो कहानी किसी दूसरे दिन आपको सुनाऊंगी। केवल माँ की सेवा के लिए ही जिससे विवाह करके आप छोड़कर चले आएंगे, उसके प्रति क्या ये आपका अन्याय नहीं होगा? अन्याय तो अवश्य होगा, और इस अन्याय के बदले में आप स्वयं न्याय की अपेक्षा करेंगे। कुछ पल मौन रहकर अपूर्व बोला, लेकिन इसके अतिरिक्त मेरे पास और उपाय ही क्या है भारती? उपाय नहीं भी और हो भी सकता है, लेकिन असंभव बात की आशा आप बहुत बड़े कुलीन घर की बेटी से भी नहीं कर सकते। इसका परिणाम कभी शुभ नहीं होगा। आपकी निर्ममता के बदले में वो जितना ही अपना कर्तव्य पालन करेगी, आप उसके सामने उतने ही छोटे हो जाएंगे। पत्नी के सामने अश्रद्धेय होने की अपेक्षा बड़ा दुर्भाग्य संसार में कुछ और नहीं है। इस बार अपूर्व निरुत्तर सा हो गया। मित्र मंडली में शास्त्र के अनुसार नारी को आधुनिकता के विरुद्ध शास्त्र ग्रंथों से प्रमाण उद्धत करके उन लोगों को स्तब्ध कर दिया है, लेकिन इस ईसाई लड़की के आगे उसका मुंह नहीं खुला। वो इतना ही कह सका, कोई नहीं। भारती हंसकर बोली, एकदम कोई नहीं ये बात नहीं है। कुलीन घर की न होकर कहीं भी कोई हो सकती है जो आपके लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दे, लेकिन उसे आप खोज कहाँ पाएंगे? अपूर्व अपने आप में ही डूबा रहा। भारती की बात पर उसने ध्यान नहीं दिया। बोला, यही तो बात है। भारती ने पूछा, आप घर कब जाइएगा? क्या पता माँ कब चिट्ठी भेजती हैं। बाबूजी के साथ मतभेद होने के कारण माँ ने जीवन में कभी सुख नहीं पाया। उस माँ को अकेली छोड़ आने के लिए मेरा मन कभी तैयार ना होता। फिर भारती की ओर देखकर बोला, देखिए, बाहर से देखने में हम लोगों की अवस्था कितनी ही अच्छी क्यों न हो, लेकिन भीतर से बहुत खराब है। भाभियां किसी भी दिन हम लोगों को अलग कर सकती हैं। जाकर शायद फिर लौट कर न आ सकूं। भारती बोली, आपको आना ही पड़ेगा। माँ को छोड़कर कब तक अलग रहूंगा? उन्हें सहमत करके साथ ले आइए, वो आएंगी। अपूर्व हंसकर बोला, कभी नहीं। माँ को आप नहीं जानती। अच्छा मान लो वो आ जाए तो उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगी। आप करेंगी? आपके घर में कदम रखते ही माँ बर्तन उठाकर फेंक देंगी। भारती बोली, इतनी बार फेंक देंगी? मैं रोज कमरे में आऊंगी। दोनों हंस पड़े। भारती ने सहसा गंभीर होकर कहा, आप भी तो बर्तन फेंकने वालों के दल के ही हैं, लेकिन फेंक देने से ही सारा बखेड़ा समाप्त हो जाता तो संसार की सारी समस्याएं सुलझ जाती। विश्वास न हो तो तिवारी से पूछ लीजिएगा। अपूर्व बोला, ये तो सच है, वो बर्तन तो फेंक देगा, लेकिन साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बहेंगे। आपके लिए उसके मन में अपार भक्ति है। थोड़ा सा सिखाने पढ़ाने से वो ईसाई भी बन सकता है। भारती बोली, संसार में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, न नौकर के संबंध में और न। ये कहकर उसने हंसी छिपाने के लिए मुंह नीचा किया तो अपूर्व का चेहरा लाल हो उठा। बोला,
पर यह तो निश्चित है कि नौकर और मालिक की बुद्धि में कुछ अंतर रह सकता है। भारती बोली, अंतर तो है, लेकिन मालिक के सहमत होने में देर हो सकती है। परिहास समझ अपूर्व प्रसन्न होकर बोला, क्या आप ऐसा सोच सकती हैं? हाँ, सोच सकती हूँ। अपूर्व बोला, लेकिन मैं तो प्राण जाने पर भी धर्म का त्याग नहीं कर सकता। भारती बोली, प्राण जाना क्या वस्तु है आप यही तो नहीं जानते, तिवारी जानता है। लेकिन इस विषय पर बहस करने से अब क्या लाभ है? आपकी तरह अंधकार में डूबे व्यक्ति को प्रकाश में लाने की अपेक्षा अधिक आवश्यक काम अभी मुझे करने बाकी हैं। आप थोड़ी देर सो रहिए। अपूर्व बोला, मैं दिन में कभी नहीं सोता। भारती बोली, मुझे तो मुट्ठी भर अन्न पकाकर खाना पड़ता है। सो नहीं सकते तो मेरे साथ नीचे चलिए। मैं क्या रसोई पकाती हूँ, किस तरह पकाती हूँ, यही देखिए। जब एक दिन मेरे हाथ का खाना ही पड़ेगा तो अनजान रहना उचित नहीं। ये कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपूर्व बोला, मैं मर जाने पर भी आपके हाथ का नहीं खाऊंगा। मैं जीवित रहते खाने की बात कर रही हूं, कहकर हंसती हुई नीचे चली गई। अपूर्व चिल्लाकर बोला, तब मैं अपने डेरे पर चला जाता हूं, तिवारी परेशान होगा। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। आलस से आ जाने के कारण वो आराम करने लगा। उठिए, दिन बहुत बीत गया। अपूर्व आंखें मलकर उठ बैठा। देखकर बोला, 3-4 घंटे हो गए, मुझे जगा क्यों नहीं दिया? जाइए हाथ मुंह धोआइए, सरकार जी जलपान की थाली ले आए हैं। नीचे से हाथ मुंह धोकर आने के बाद अपूर्व जलपान करके सुपारी इलायची आदि मुंह में रखकर बोला, अब मुझे छुट्टी दीजिए, मैं अपने डेरे पर जाऊं। भारती बोली, ये नहीं होगा। तिवारी को मैंने सूचना पहुंचा दी है, वो घर पर स्वस्थ है, कोई चिंता नहीं। आज सुमित्रा देवी अस्वस्थ हैं। नवतारा अतुल बाबू को लेकर उस पार गई है। आप मेरे साथ चलिए, आपके लिए प्रेसिडेंट का यही आदेश है। ये धोती मैंने ला दी है, उसे आप पहन लीजिए। कहाँ जाना होगा? मजदूरों के घर। आज रविवार के दिन वहां काम करना है। लेकिन वहां किस लिए? भारती ने हंसकर कहा, आप इस संस्था के माननीय सदस्य हैं। निश्चित स्थान पर न जाने से काम का ढंग नहीं समझ पाएंगे। चलिए। अपूर्व तैयार हो गया। अलमारी से एक चीज निकालकर भारती ने छिपाकर अपनी जेब में रख दी। अपूर्व बोला, ये क्या है? पिस्तौल है। पिस्तौल क्यों? आत्मरक्षा के लिए। इसका लाइसेंस है? नहीं। अगर पुलिस पकड़ लेगी तो दोनों की ही आत्मरक्षा हो जाएगी। कितने साल की सजा मिलेगी जानती हो? नहीं। चलिए। अपूर्व बोला, दुर्गा श्रीहरि, चलिए। लंबा रास्ता चलकर एक कारखाने के सामने पहुंचा। वो लोग फाटक के कटे दरवाजे से निकलकर अंदर चले गए। अंदर कारीगरों और मजदूरों के रहने के लिए टूटे फूटे काठ और टीनों की लंबी बस्ती थी। भारती बोली, आज काम का दिन होता तो यहाँ मारपीट खून खराबा हो रहा होता। ये तो छुट्टी के दिन की भीड़ से ही अनुभव कर रहा हूं। सामने एक मद्रासी महिला पर्दा खिसकाकर पखाने जा रही थी। पर्दे की हालत देखकर अपूर्व लज्जा से लाल होकर बोला, पथ के दावे करने हो तो कहीं और चलिए, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। प्रत्युत्तर में भारती हंस पड़ी। कई घरों को पार करके दोनों एक बंगाली मिस्त्री के घर में प्रवेश किए। उस आदमी की उम्र काफी हो चली है। कारखाने में पीतल ढालने का काम करता है। शराब पीकर काट के फर्श पर लेटा मुंह बिगाड़कर किसी को गालियां दे रहा था। भारती बोली, माणिक, किस पर नाराज हो रहे हो? सुशीला 2 दिन से पढ़ने क्यों नहीं गई? माणिक किसी तरह उठकर बैठ गया। पहचान कर बोला, बहन जी, आओ बैठो। सुशीला तुम्हारे स्कूल में कैसे जाए बताओ? रसोई पानी बर्तन मांजने से लेकर लड़के को संभालने तक का काम। छाती फटी जा रही है बहन जी। साले को अगर मार न डालूं तो मैं वैवर्त समाज से खारिज।
बड़े साहब के पास ऐसी अर्जी भेजूंगा कि साले की नौकरी ही छूट जाएगी। भारती हंसकर बोली, वही करना, और अगर कहो तो सुमित्रा दीदी से कहकर तुम्हारी अर्जी लिखवा दूंगी। लेकिन कल तो फायर मैदान में हमारी मीटिंग है, याद है ना? तभी 10-11 वर्ष की एक लड़की आई। उसने शराब फर्श पर रखकर कहा, घोड़ा मारकर शराब नहीं मिली, टोपी मारकर लेकर आई हूं। 4 पैसे बाकी बचे हैं बाबूजी। रमिया ने शराब में धुत होकर मुझसे क्या कहा था जानते हो? पिता ने रमिया का नाम लेकर एक भद्दी गाली दी। भारती बोली, वहां तुम मत जाना सुशीला, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ परसों रात को ही यदु चाचा के साथ चली गई। लाइन के बाहर किराए के मकान में रहती है। लड़की और भी कुछ कहने जा रही थी कि बाप गरज कर बोला, रहने दूंगा, ब्याही औरत है, रखैल नहीं। कहकर उसने नई बोतल की टोपी तोड़ डाली। अचानक भारती की साड़ी का छोर खींचकर अपूर्व बोला, चलिए यहां से। इससे पहले उसने भारती को कभी छुआ तक नहीं था। थोड़ी देर और ठहरिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसे जबरदस्ती बाहर ले आया। कमरे में माणिक बोतल खोलकर गर्व से बोला, खून करके अगर फांसी भी चढ़ना पड़े तो भी अच्छा है। मैं जेल या फांसी किसी से भी नहीं डरता। अपूर्व अग्निपिंड की तरह दहक उठा। हरामजादा, पाजी, लुच्चा, बदमाश, नरककुंड बना रखा है। यहां आपको कदम रखने में घृणा नहीं हुई? भारती बोली, नहीं, इस नरक कुंड का निर्माण इन लोगों ने नहीं किया। अपूर्व बोला, इन्होंने नहीं किया तो क्या मैंने किया है? लड़की की बात सुनी? उसकी मां तीर्थ यात्रा करने गई है। निर्लज्ज, बेहया शैतान। फिर कभी यहां आइएगा तो अच्छा नहीं होगा। भारती हंसकर बोली, मैं म्लेच्छ हूं, मेरे यहां आने में क्या दोष है? अपूर्व क्रुद्ध होकर बोला, दोष नहीं है? ईसाई के लिए क्या अपने समाज के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है? मेरा कौन है जिसके प्रति उत्तरदायित्व दिखाऊं? किसके सिर में मेरे लिए पीड़ा होती है? ये आपकी चालाकी है। घर लौट चलिए। मुझे 5 जगह और जाना है। आपको ना अच्छा लगता हो तो आप लौट जाइए। ये कहने से ही क्या मैं आपको छोड़कर जा सकता हूं? ऐसी बात है तो मेरे साथ चलिए। मनुष्य पर मनुष्य के अत्याचार आंखें खोलकर देखने चलिए। केवल छुआछूत फैलाकर अपने आप साधु बनकर सोचते हैं कि पुण्य संचय करके एक दिन स्वर्ग जाएंगे। ऐसा सोचिएगा भी नहीं। पथ के दावेदार उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।